अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अहमद है। मेरी उम्र 65 साल हो चुकी है। मैं जर्मनी में रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली पे सूरज गुरूब नहीं होता। कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में हमको अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम फैले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं दी न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। तो खुदा के बाद मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरी तालीम अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैंने एमए किया इस्लामिक स्टडीज़ में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मच मोर। अब मैं आता हूँ असल वाक़या की तरफ। 13 अप्रैल 2016 सुबह 6 बजे मैं और मेरी बीवी हम लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे। हमारी डेस्टिनेशंस अलग-अलग थी। मैंने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में आना था और मेरी बीवी ने ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन जाना था। सुबह 6 बजे के करीब हम एयरपोर्ट पहुँचे। सामान चेक हुआ, वज़न के लिहाज से भी और डायमेंशंस के लिहाज से भी। सामान चेक होने के बाद बोर्डिंग कार्ड इशू हुए। जहाज़ में जाने वाला सामान जहाज़ की तरफ चला गया। मैं और मेरी बीवी बोर्डिंग कार्ड लेके इमिग्रेशंस की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक साहब ने हमें रुकने को कहा। हम रुक गए। वो साहब बोले कि आपका हैंड कैरी जो है ये ठीक नहीं है, ये बड़ा है, आप इसको नहीं ले जा सकते। सवाल ये है कि या तो उन साहब की आँखों में मेजरमेंट करने के लिए कोई आलात लगे हुए थे या उंगलियों में थे। मेरी समझ से बाहर था कि उन्होंने कैसे चेक कर लिया बग़ैर चेक करने के, बग़ैर पैमाइश के, कि ये हैंड कैरी बड़ा है। हालांकि उसी हैंड कैरी से कम अज़ कम 3 मरतबा मैं इमारात एयरलाइन पे सफ़र कर चुका था। इसके अलावा और बहुत सी इंटरनेशनल एयरलाइंस पे उस हैंड कैरी के साथ सफ़र किया था। वो हैंड कैरी चूँकि डायमेंशंस के मुताबिक था, इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक था, इसलिए कभी कोई मसला पेश आया ही नहीं था। बहरहाल मैंने बड़े अदब से जवाब दिया कि अगर आप समझते हैं बग़ैर चेकिंग के, बग़ैर देखे, बग़ैर पैमाइश के, अगर आप समझते हैं कि ये हैंड कैरी बड़ा है तो आप ऐसा करें कि आप मुझे लिख के दे दें। आप जो कह रहे हैं राइटिंग में दे दें, मैं ये हैंड कैरी छोड़ देता हूँ। मैंने ये बात की तो मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। बोर्डिंग कार्ड मेरे हाथ में थे। तो वो साहब की जुर्रत देखें, इनकी ट्रेनिंग देखें इमारात वालों की, कि उन्होंने बोर्डिंग कार्ड मेरे हाथ से छीन लिए। सारे बोर्डिंग कार्ड तो उनके हाथ नहीं आए, बहरहाल 2 बोर्डिंग कार्ड उनके हाथ आ गए। और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया, जैसे मैं उनके बाप का नौकर हूँ, मेरे पीछे आओ। मैं हैरान हूँ कि ये कौन सी ट्रेनिंग है पब्लिक डीलिंग की, ये कौन सा तरीका है मुसाफिरों से डील करने का कि हुक्म दे रहा है कि मेरे पीछे आओ। बहरहाल मैं पीछे चला गया। जाके कहते हैं जी ये स्टैंड जो है इसमें हैंड कैरी को डालो। उस बंदे को ये शर्म नहीं आई कि मैं उसके बाप की उम्र के बराबर हूँ
कम से कम बात ही तमीज़ से कर ले। बहरहाल वो हैंड कैरी जो है वो उस स्टैंड में डाला गया। चूँकि हैंड कैरी ठीक था और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक था, इमारात के मेयार के मुताबिक था, तो वो साहब जो है वो चुपके से चले गए। बोर्डिंग कार्ड उन्होंने वापस नहीं किए। मैं इस इंतज़ार में था कि अभी आते हैं, बोर्डिंग कार्ड वापस करते हैं, मगर अफसोस कि फ़्लाइट के जाने का टाइम हुआ और फ़्लाइट चली गई। फ़्लाइट के जाने के बाद इस दौरान 6 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक मैं और मेरी बीवी, चूँकि हमारी उम्रें ज़्यादा हैं, वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम नहीं था, मजबूरन हमें ज़मीन पे बैठना पड़ा। ये मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन काउंटर्स के सामने लाहौर एयरपोर्ट पर 13 अप्रैल 2016 को मैं और मेरी बीवी, अगर आप कैमरे को रिवाइंड करें तो आपको नज़र आएगा कि 2 मुसाफिर बड़ी उम्र के, जिनको सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है, अपने ही मुल्क में बेयारो मददगार ज़मीन पे बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल फ़्लाइट चली गई। एक साहब आए, आगे कहते हैं जी ये साइन करें और अपना सामान लें। जब मैंने पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वी आर ऑफलोडेड ऑन आवर ओन रिक्वेस्ट। मेरा सवाल ये है कि ये इसको बदमाशी कहें, दीदा दलेरी कहें, मेरी समझ से बाहर है कि इसको क्या कहा जाए, या इसको जुर्रत कहें, क्या कहें इसको, कि हमसे ही लिखवाया जा रहा है, साइन लिए जा रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से वापस जा रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे हमारा सामान वापस हो रहा है, इसको क्या कहेंगे। बहरहाल जब मैंने पढ़ा तो मैंने साइन करने से इनकार कर दिया। जब साइन करने से इनकार कर दिया गया तो उस वक़्त ड्यूटी पे डेस्क पे एक इंस्पेक्टर मौजूद थे। ये इमारात वाले सामान लेके उनके पास चले गए और उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि यह सामान पैसेंजर्स को वापस दिलवाया जाए। इससे पहले कि इंस्पेक्टर साहब मुझे कॉल करते, मैं ख़ुद ही उनके पास चला गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें ये एक इल्लीगल काम है। मैंने सिर्फ इतने कहा। अल्लाह ताला ने इल्म और फरासत दी हुई थी उस इंस्पेक्टर को, तो उन्होंने देखते ही सबसे पहले इमारत वालों से कहा कि आपने ये सामान से टैग क्यों उतारे हैं, सबसे पहले आप टैग लगाएं, क्योंकि अभी तक सामान आपकी कस्टडी में है। तो इमारत वालों ने जब टैग लगाए तो मैंने उनकी फ़ोटो खींच ली। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि कम से कम आप इनकी बंदों की उम्रों का ही ख्याल कर लेते और इनके साथ ऐसा सलूक ना करते। तो उन्होंने कहा जी मैं इनसे नहीं कहूँगा कि ये सामान लें। नतीजा ये निकला कि वो जब वहाँ से मायूस हो गए तो वो सारे इकट्ठे हो गए। मेरे ख़्याल के मुताबिक वो तकरीबन 10 से 12 बंदे थे। जिस तरह किसी का घेराव नहीं किया जाता, इन द शेप ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट इन द शेप ऑफ ऑर्डर, इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अंकल जी, आंटी जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ी दे दें। मतलब उनका कहने का ये था कि फ़्लाइट आपकी चली गई, नुकसान आपका हो गया, 2-3 घंटे आप ज़मीन पे बैठे रहे, पानी आपको नहीं मिला, दवाई खाने के लिए भी, तमाशा बने रहे लोगों का। बच्चे जो 3 बर्र-ए-आज़मों में हैं उनको नहीं पता था कि हमारे वालिदैन किधर हैं, उनकी परेशानी अपनी तरफ। तो ये सारा कुछ जो उन्होंने किया, जो मेरे ख़्याल के मुताबिक जो मैंने महसूस किया, वल्लाह आलम बिस्सवाब, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, बहरहाल जो मेरे अक्ल और समझ के मुताबिक था
وہ یہی تھا کہ وہ صاحب جنہوں نے مجھے روکا تھا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 500,000 روپیہ دیں گے تو میں ان کو جانے دوں گا. تو میرے خیال میں یہ بات صرف 500,000 پاکستانی روپے کی تھی. خیر، جب ان کو پتہ چلا کہ مسئلہ الٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے ریکویسٹیں کرنی شروع کر دی. سیکیورٹی والوں کی ریکویسٹ کی کہ ہماری سفارش کریں، جانے دیں، چھوڑ دیں. تقریباً 3 گھنٹے تک یہ ڈرامہ چلتا رہا. آخر تنگ آ کے میں نے یہ کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ سب کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے تو ہمارا ہوٹل میں بندوبست کریں، اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے فلائٹ ہے اس سے ٹکٹوں کا بندوبست کریں. اور یہ صاحب جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے یہ لکھ کے دے دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں کیس چھوڑ دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹکٹیں لے کے کون دے. ایک ٹکٹ جو تھی وہ چاہیے تھی برسبن کی، آسٹریلیا کی، ایک ٹکٹ چاہیے تھی جرمنی کی، فرنکفورٹ کی. تو انہوں نے ایئرپورٹ مینیجر صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ ہماری جان چھڑائیں. ان کے بقول ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ایئرپورٹ مینیجر صاحب جو ہیں وہ آپ کو اوپر اپنے دفتر میں بلا رہے ہیں. بہرحال ہم تو اوپر نہیں گئے. تو محترم مینیجر صاحب اپنے سیکرٹری کے ساتھ نیچے آئے. میں ان کا شکر گزار ہوں، میں آج بھی ان کی تعریف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. انہوں نے بڑے سلجھے طریقے سے پوچھا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہم نے بتایا. انہوں نے فوری طور پہ سیکرٹری سے کہا کہ جاؤ پانی وانی کا بندوبست کرو، کم از کم یہ لوگ دوائی تو کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپلیکیشن لکھیں تو میں اس پہ ایکشن لیتا ہوں. بہرحال اسی وقت اپلیکیشن لکھی گئی جو کہ امارات والے ریسیو نہیں کر رہے تھے. بہرحال ان کے مجبور کرنے پہ، فورس کرنے پہ، کہنے پہ ان کو وہ درخواستیں لینی پڑیں. اسی طرح 2 درخواستیں ہم نے پاکستان اوورسیز کمیشن کا جو نمائندہ اس وقت ایئرپورٹ ڈیسک پہ اوپر تھا اس کے حوالے کی، جن کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن یا کمیشن جو میرے علم کے مطابق صرف اور صرف 7 سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہے، اور ان میں ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں جو میرے خیال کے مطابق بڑی بڑی سہولیات، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹ تو مانگے، بایو ڈاٹا تو مانگا، تفصیلات تو مانگی کہ جیسے وہ 1 گھنٹے میں ہی فیصلہ کر دیں گے. تو آج تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس، کوئی مثبت جواب، کوئی بات نہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر یہ لوگ کس بات سے ڈرتے ہیں، یا ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یا یہ دفتروں میں ملازم اس لیے ہیں کہ بڑی بڑی تنخواہیں لیں اور پکنک منانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے دفتر میں آ جایا کریں. بہرحال وہ درخواستیں ان کو دی، سامان ہم نے لیا، ہم گھر چلے گئے. نیکسٹ ڈے میں نے درخواست لکھی امارات کے نام دبئی میں. میرا خیال ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس کو اپلوڈ کرنے میں ٹائم لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اس کو ابھی ختم کرتا ہوں، تو دوسرے حصے میں پھر باقی کہانی جو ہے، باقی سٹوری جو ہے وہ دوسرے حصے میں بتاؤں گا. شکریہ، السلام علیکم.